तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई भाई? मेरठ। कहाँ से? मेरठ से। तो जब भी कोई क्रांति शुरू होती है या कोई विद्रोह शुरू होता है तो उसके बहुत सारे कारण रहे होंगे, तब वो एक बहुत बड़ा रूप लेता है विद्रोह का। ठीक है। 1857 की क्रांति का जो प्रमुख कारण था वो तो था सेना का विद्रोह। मेरठ से वो विद्रोह शुरू हुआ था, लेकिन उससे पहले जनता के अंदर बहुत सारे कारणों को लेकर आक्रोश रहे होंगे। कुछ ऐसे सामाजिक कारण भी रहे होंगे, कुछ प्रशासनिक कारण रहे होंगे, कुछ आर्थिक कारण रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे कारण रहे होंगे जिससे जनता के बीच में वो आक्रोश पैदा हुआ। उसके बाद में उसने पूरा एक रूप लिया और एक बड़े विद्रोह में वो तब्दील हुआ। ठीक है। तो सबसे पहले जो मुख्य कारण थे वो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या कारण रहे होंगे। सामाजिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, ठीक है, प्रशासनिक कारण। तो जनता के बीच में ये मुख्य कुछ ना कुछ ये कारण रहे होंगे, ताकि जिस टाइम ये विद्रोह शुरू हुआ तो उत्तर भारत के जितनी भी जनता थी उसके अंदर जो आक्रोश था वो पूरे के पूरे एक विद्रोह में बदल गया। ठीक है। तो इस विद्रोह से पहले कुछ ना कुछ ऐसे कारण थे। क्या कारण रहे होंगे? सामाजिक कारण भी होंगे, कुछ आर्थिक कारण होंगे, कुछ धार्मिक कारण होंगे, कुछ प्रशासनिक कारण होंगे। ठीक है। जैसे मैं बात करूँ सामाजिक कारण की, तो 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था। ठीक है भाई, किसका अंत हुआ था? 1829 में। ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? विलियम बेंटिक के द्वारा। और उस समय के जो समाज सुधार आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे, क्या नाम था? राजा राम मोहन, राजा राम मोहन। ठीक है। ये जो प्रथा का जिस समय ये अंत किया गया, तो प्रथा का मतलब ये होता है कि समाज में कोई ऐसा नियम जो बहुत पहले से चला हुआ आ रहा हो, उसी को तो प्रथा बोलते हैं, यानी रिवाज, प्रथा। तो जिस समय इस प्रथा का अंत हुआ तो जाहिर सी बात है कि जो सामाजिक भावनाएं थी उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची होगी। सती प्रथा का अंत करना सही था या गलत था? सही था। लेकिन वो सही हम समझ सकते हैं आज के समय में, क्योंकि हमें लगता है कि वो सही रहा होगा। ठीक है। उस समय के, अगर हम उस समय के उसे देखें पूरे के पूरे को, जिसको बोलते हैं कि एक रिवाज है, केवल सती प्रथा नहीं, उसके अलावा भी जो बाल विवाह प्रथा थी, है ना, और नस्ल के रूप में भेदभाव किए जाते थे, बहुत सारी चीजें थी, तो वो सब की सब एक प्रथा चली हुई आ रही थी। लेकिन उस समय की जो जनता थी वो उनको सही मानती थी। आज हमें पता है ये चीज गलत थी। सती प्रथा का मतलब बताया था। सती प्रथा का मतलब अगर किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो गई तो पति के साथ में स्त्री को भी क्या होता था? अपने जीवन की आहुति देनी पड़ती थी, उसको बोलते थे सती प्रथा। ठीक है। तो ये समाज का एक रिवाज था पूरा का पूरा। इसका अंत हुआ 1829 में। तो कहीं ना कहीं जनता को ये लगा कि हमारी जो प्रथा चली हुई आ रही है उसमें दखलंदाजी दे रही है कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है। ये कारण था आक्रोश का, कहीं ना कहीं सामाजिक कारण बना। दूसरा मैंने बताया 1829 में ही क्या आया? बाल विवाह अधिनियम। ठीक है। इसके तहत क्या हुआ कि समाज में जो प्रथा चली हुई आ रही थी कि बच्चे जब 14-15 साल के ही हो जाते थे तब उनकी शादी करा देते थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो जो प्रथा थी उसको समाप्त किया। तो समाज की जो भावनाएं थी वहां से आहत हुई। हम आज के समय में हम ये बोल सकते हैं कि गलत थी, बाल विवाह प्रथा गलत थी, सती प्रथा गलत थी, लेकिन उस समय में उनका वो रिवाज था, वो प्रथा रही होगी। तो जब ये प्रथाएं समाज में पूरी तरीके से अपनी पकड़ बना चुकी होती है, अगर जब हम इनको हटाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर आती है। ठीक है। वही चीज हुई कि जब ये बाल विवाह इसका अंत हुआ, सती प्रथा का अंत हुआ, तब क्या हुआ? ये आक्रोश हुआ जनता के बीच में और विद्रोह का आगे चलकर
1857 तक का चलेगा। ये कहीं ना कहीं वो आक्रोश बहुत अंदर तक चला गया। ठीक है। आर्थिक कारण क्या हो सकते हैं भाई, क्या हो सकते हैं आर्थिक कारण? जो मध्यम वर्ग के किसान थे या उनसे भी नीचे वर्ग के जो किसान थे, अब खेती उनके पास में कम थी, तो जितनी वो खेती करते थे उसका उनसे कर ले लिया जाता था, टैक्स ले लिया जाता था, और वो टैक्स धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। और उसका बढ़ने का कारण ये था क्योंकि चेन जुड़ी हुई थी, वहां से जाता था जमींदार को, जमींदार से फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, तो जितने लोगों की चेन जुड़ी होगी उतना ज्यादा कर बढ़ जाएगा। ठीक है। आर्थिक तंगी से परेशान था मध्यम वर्ग का परिवार, उससे नीचे तबके का। ठीक है। तो जनता के बीच में क्या हुआ, आक्रोश पैदा हुआ। धार्मिक कारण, धार्मिक कारण जो सेना के अंदर मैंने क्या बताया था, 6:1 का अनुपात हुआ करता था। ब्रिटिश सेना में यदि एक अंग्रेज सैनिक है तो 6 कैसे होते थे, भारत के ही सैनिक होते थे। भारत पे ही तो रूल कर रहा था, अब इंडिया पे रूल कर रहा है, तो लाखों जो सैनिक है वो इंडिया में बाहर से तो लाने से रहा, तो भारत के ही जो व्यक्ति थे उन्हीं को अपने सेना में शामिल कर लिया। ठीक है। और उनकी संख्या थी बहुत ज्यादा, भारत के सैनिकों की संख्या ज्यादा थी। कितनी थी, 6:1 के अनुपात में थी। अगर एक अंग्रेजी सैनिक था तो 6 हुआ करते थे भारतीय सैनिक। ठीक है भाई। अब ये जो सैनिक रहे होंगे इनकी कहीं ना कहीं ये किसी न किसी धर्म से जुड़े होंगे या समुदाय से जुड़े होंगे, है ना, हिंदू भी होगा, मुस्लिम भी होगा, सिख भी रहा होगा। तो इनकी जो मान्यताएं थी उनको बाधित करने का काम किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। जैसे हिंदू है तो वो सैनिक है तो वो तिलक नहीं लगा सकता, मुस्लिम है तो वो अजान नहीं पढ़ सकता, सिखों को थोड़ी सी छूट थी पगड़ी की बस। ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं क्या बना, आक्रोश का कारण बना, धार्मिक कारण। ठीक है। प्रशासनिक कारण, प्रशासनिक कारण में वो जो रजवाड़े थे, जो राजा थे, जिनकी संपत्ति धीरे धीरे हड़पते जा रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है। अब जो जब जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में, उस समय तो वो जहांगीर के सामने हाथ जोड़ के खड़े थे कि जी हमें तो यहाँ पे फैक्ट्री लगानी है बस। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ही फिर क्या रूप दिखाया कि सबसे पहले तो अपना व्यापार सेट किया, फिर राजाओं को लड़वाना शुरू किया, एक की हत्या दूसरे के साथ में करवा दी, फिर दूसरे से खुद ही कर दी उसकी हत्या, वो चीज हुई। तो धीरे धीरे भारत को पूरे के पूरे को हड़पना शुरू किया, और उसके चलते प्रशासनिक कारण बनते चले गए। तो जनता के बीच में भी, और जो उच्च वर्ग के जो व्यापारी थे या व्यक्ति थे या राजा थे, उनमें भी क्या हुआ, आक्रोश पैदा हुआ। क्लियर हो गई भाई बात। व्यापगत का सिद्धांत आया था, व्यापगत सिद्धांत या गोद निषेध अधिनियम हम जिसको बोल सकते हैं, ये आया था कब, 1800, कब आया था भाई, 1848 में। और किसके द्वारा लाया गया था, डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा, डलहौजी के द्वारा। इसके अंदर क्या था कि अगर किसी राजा की संतान नहीं है, खुद की संतान नहीं है, और अगर वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है, गोद लेता है, तो वो बच्चा उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। वो पूरी की पूरी संपत्ति उस राजा के बाद किसकी हो जाएगी, ठीक है। तो उसके खिलाफ कौन गए, जितने भी राजा थे, जिनके कुछ ना कुछ क्षेत्र रहे होंगे, कुछ ना कुछ साम्राज्य रहा होगा, वो सब के सब किसके खिलाफ चले गए। ठीक है भाई। क्या था इसमें, दत्तक पुत्र उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। ठीक है। उत्तराधिकारी कौन होगा, जो राजा की खुद की संतान होगी। तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल लक्ष्मीबाई। ठीक है। उसका दत्तक पुत्र था, खुद की संतान नहीं थी। तो इसलिए जब झांसी, अब पढ़ेंगे आगे, जब लक्ष्मीबाई आएगी, इसी के अंदर आएगी 1857 की क्रांति। ठीक है। तब बात करेंगे उसकी। कुल मिलाकर चर्चा ये हो गई भाई कंप्लीट, कोई दिक्कत। चलो अब आते हैं मेन मुद्दे पर, यानी जो मुख्य कारण था, सबसे बड़ा कारण था, जिसकी वजह से शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति की। तत्कालिक कारण, सेना का विद्रोह।
क्या कारण था भाई? मुख्य कारण क्या था? 1857 की मुख्य क्रांति का मुख्य कारण सैन्य विद्रोह, यानी सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया। ठीक है भाई। और उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? कहाँ है मेरठ? ज्यादा दूर तो नहीं। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से मानी गई भाई? मेरठ से। ठीक है। अब कारण क्या था कि सेना को विद्रोह करना पड़ा? जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर या ब्रिटिश रूल के अंदर जो भारत में रूल कर रहे थे, जो सैनिक थे उनको विद्रोह इसलिए करना पड़ा क्योंकि दिसंबर 1856 का समय था और इस समय जो पहले सैनिकों को जो राइफल मिला करते थे, इससे पहले उसका नाम था क्या? ब्राउन बेस। ठीक है। इस राइफल को बदलकर एक नई राइफल लाई गई जिसका नाम था न्यू इनफील्ड राइफल। ठीक है। पहले कौन सी यूज की जाती थी? ब्राउन बेस। दूसरी जो नई बदल कर लाई गई, न्यू इनफील्ड राइफल। इन दोनों में अंतर क्या था? अंतर क्या था भाई? कुछ ना कुछ तो अंतर रहा होगा, तभी तो चेंज की होगी। अंतर क्या था कि जो ब्राउन बेस राइफल हुआ करती थी उसके दो कार्ट्रिज हुआ करते थे। कितने कार्ट्रिज? दो। एक कार्ट्रिज में गोली रखी जाती थी, एक कार्ट्रिज में बारूद रखा जाता था। ठीक है। एक कार्ट्रिज में गोली, एक कार्ट्रिज में। तो पहले बारूद डालना पड़ता था राइफल के अंदर, फिर पीछे से गोली डालनी पड़ती थी, तब वो राइफल चलती थी। अब दिक्कत क्या थी कि जो वो बारूद था वो कभी तो कम डाल दिया जाता था, कभी उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती थी, तो इस वजह से सैनिकों को दिक्कत आती थी। उसको चेंज करने के लिए ये न्यू इनफील्ड राइफल लाई गई और इसमें एक ही कार्ट्रिज के अंदर दोनों चीज़ थी, बारूद भी उसी कार्ट्रिज में और गोली भी उसमें। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि वो जो कार्ट्रिज था, उस कार्ट्रिज का जो ये बाहर का हिस्सा था जिसको अनलॉक किया जाता था, कारतूस, कारतूस को जब अनलॉक किया जाता था तो उसको दांतों से चबाना पड़ता था। ठीक है। और दांतों से चबाकर तब वो निकाले जाते थे बाहर। अब ये जो था ये बना हुआ था गाय और सूअर की चर्बी का। ठीक है। गाय और सूअर की चर्बी का। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय सैनिक हिंदू भी रहे होंगे, मुस्लिम भी रहे होंगे, सिख भी रहे होंगे, है ना, ये जो भी थे, ये जो सेना में थे, सेना के अंदर, तो इन्हें कहीं ना कहीं अपनी धार्मिक जो इनकी भावना है उसको भी जिंदा रखना था, है ना। और अगर आपको पता है कि इस पर गाय या सूअर की चर्बी लगी हुई है, तो जो धर्म की मान्यता है उसके अनुसार एक सैनिक हो चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो, वो इतनी तो उसका सम्मान करेगा कि उसको दांतों से तो बिल्कुल नहीं चबा सकता। तो इसके खिलाफ जाने के लिए वो विद्रोह हुआ था। शुरुआत उसकी हुई थी कहां से? बैरकपुर छावनी, बैरकपुर, बैरकपुर। और बैरकपुर की एक बटालियन थी जिसका नाम था 34th नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है भाई। 34वीं नेटिव बटालियन। और इसका एक सैनिक था जिसका नाम था मंगल पांडे। नाम सुना होगा भाई, मंगल पांडे। इसके द्वारा 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में 2 अंग्रेज अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ठीक है। मंगल पांडे ने, रविवार का दिन था, 29 मार्च 1857 को 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मारी, ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हुई। ठीक है। जिसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया, मंगल पांडे को, और 8 अप्रैल 8 1857 मंगल पांडे को क्या दी गई भाई?
अब इसको उम्र कैद भी दे सकते थे, फांसी ही क्यों दी? ताकि सेना के अंदर डर का माहौल पैदा हो, सैनिकों के अंदर डर का माहौल पैदा हो कि जो इसके साथ हुआ है वो आपके साथ भी होगा अगर आप विद्रोह करते हैं। अब अंग्रेजों ने तो ये सोचा था, लेकिन इस चीज से वो विद्रोह अपने चरम सीमा पे हुआ कब? जहां से शुरुआत मानी जाती है मेरठ से, 1857 की क्रांति से, ठीक है। उसके बाद 24 अप्रैल 1857 मेरठ में, कहा? मेरठ में 3rd नेटिव, ये एक बटालियन थी जो घुड़सवार बटालियन थी। घुड़सवार जो घोड़े पे रहते हैं ना सैनिक, वो उनकी बटालियन थी 3rd नेटिव। तो इसमें 24 अप्रैल 1857 में इसमें जो 90 सैनिक थे, कितने थे भाई? 90 सैनिक। ये जो 90 सैनिक थे इनके द्वारा विद्रोह कर दिया गया, ठीक है। जब इन 90 सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया 24 अप्रैल 1857 में, कहा? मेरठ में। तब इनको अरेस्ट किया गया और जो पूरी की पूरी बटालियन थी उसको भंग कर दिया गया, या बोल सकते हैं सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। जब इनको अरेस्ट किया गया 90 सैनिकों को, तो 90 में से 85 सैनिक जो थे, 85, इनको 9 साल की सजा सुनाई गई। कितने की भाई? 9 साल कैद की सजा, ठीक है। अब आती है वो तारीख जिसके लिए हम पहुंच गए यहां तक। तारीख क्या थी भाई? 10 मई 1800, जहां से क्रांति की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। 10 मई 1857 और जगह थी मेरठ, ठीक है। तो मेरठ में जहां पर ये 85 सैनिक जिस कारागार में, जिस जेल में बंद थे, तो इन्हीं के जो दोस्त थे, जो सैनिक थे, और उन्हीं के द्वारा जेल तोड़ दी गई और इन सैनिकों को बाहर निकाल लिया गया। और सब के सब विद्रोह करते हुए वहां से निकले और निकल कर पहुंचे कहां? सीधा दिल्ली। कब पहुंचे भाई? 11 मई। और हमें पता है कि अंग्रेजों से पहले भारत पर किसका शासन था? मुगलों का। तो मुगल जो अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर, कौन था? ये जो बहादुर शाह जफर था भाई, बहादुर शाह जफर, इस समय इसकी उम्र थी 80 साल। कितनी? तो अंग्रेजों के द्वारा, मतलब साम्राज्य वगैरह तो सब कुछ छीन गया था, अंग्रेजों के अंडर में आ चुका था लगभग पूरा भारत। तो उसमें हुआ क्या कि इसको बोल दिया कि ऐसा है, आराम कर, जो तुझे तुझे खर्चा पानी चाहिए हम दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब तू सम्राट है, वो सब कुछ हमारे अधीन है तू, ठीक है। 80 साल का था बेचारा, अब कर क्या सकता था, ये सब कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में था। हुआ क्या कि 11 मई को जब ये सैनिक और इनके साथी पहुंचते हैं कहाँ? बहादुर शाह जफर के पास, दिल्ली में। तो बहादुर शाह जफर को अपना ऑफिशियल नेता घोषित कर देते हैं, नेतृत्व करता, कि इस विद्रोह का नेता तुझे घोषित कर दिया हमने। अब 80 साल का था, बस का तो कुछ था नहीं, है ना। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि चलो तुम बोल रहे हो बताओ, चलो ठीक है मैं तुम्हारा नेता बन गया, है ना। लेकिन इसकी जो पत्नी थी जीनत महल, अब उसने सोचा कि अगर मैं अंग्रेजों की सहायता कर दूं तो अंग्रेज खुश हो जाएंगे, धन दौलत मिलेगी। उस चक्कर में क्या हुआ, इनकी इंक्वायरी किसको दे दी गई? अंग्रेजों को। और किसके द्वारा? जीनत महल के द्वारा। अब सोचकर तो कुछ और किया था और हो कुछ और गया। अंग्रेजों ने इनके दोनों पुत्रों के टुकड़े कर दिए थे, फांसी नहीं दी थी, काट दिए थे, ठीक है। इसके साथ में उनका एक नाती भी था, इसका नाती बहादुर शाह जफर, इसके दोनों पुत्र और उसका नाती, इन तीनों की हत्या की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। अब सोचकर तो कुछ और किया था जीनत महल ने, लेकिन और कुछ और गया, ठीक है भाई। तो दिल्ली से जो नेतृत्व किया वो किसने किया? बहादुर शाह। और इसके साथ में, क्योंकि ये तो 80 साल का था तो इसके बस का तो कुछ था नहीं, ये तो केवल कहने का नेता था, ऑफिशियल नेता।
जो असली जिम्मेदारी थी वो थी बख्त खां पे। ठीक है भाई, ये बख्त खां, इसलिए क्वेश्चन आता है बकायदा एग्जाम के अंदर कि दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो उसमें नाम आता है बख्त खां। ये भी आ जाता है बहादुर शाह जफर, आता एक ही है, दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे, आएंगे तो फिर ए या बी, बी या सी, सी या डी, ऐसे करके आएंगे। ठीक है भाई, बात आई समझ में? यहां तक क्लियर हुई? पूरी की पूरी स्टोरी क्या थी? विद्रोह कब हुआ? 10 मई 1857, जो मुख्य तारीख थी, और वो इसलिए क्योंकि जेल तोड़ दी गई। जो सैनिक थे उनके दोस्तों के द्वारा, उनके मित्रों के द्वारा, जो उनके मित्र सैनिक थे वहां, उनके द्वारा जेल तोड़कर अपने सभी साथी बाहर निकाले गए और 11 मई पहुंच गए कहाँ? दिल्ली में। तो जब वो चीज पता चलती है अलग अलग क्षेत्रों में, तो धीरे धीरे जो उत्तर भारत था, दक्षिण भारत नहीं, दक्षिण भारत में विद्रोह हुआ ही नहीं। अगर दक्षिण भारत में उस समय जितने चरम सीमा पे उत्तर भारत में विद्रोह हुआ, अगर उतने ही चरम सीमा पर दक्षिण भारत में भी विद्रोह हो जाता तो 1947 की जरूरत ही कहाँ पड़ती? जो भारत है वो यहीं आजाद हो जाता 1857 में ही। लेकिन कारण क्या था कि दक्षिण भारत में विद्रोह शुरू ही नहीं हुआ। अब उसका कारण कुछ थे, बाद में बात करेंगे जब पूरा हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है भाई, तो उसमें क्या हुआ, जब दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई, नेता बना दिया गया बहादुर शाह जफर, तो अलग अलग जो उत्तर भारत के क्षेत्र थे वहां विद्रोह होने शुरू हुए। ठीक है, और विद्रोह में जो इसमें हमें इंपोर्टेंट जो चीज है, जो हमें याद करने वाली है, जो हमारे एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि किस जगह से, किसके द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, तो वो चीज है भाई, एक एक करके लिख लो। दिल्ली मैंने बताया, कौन? बहादुर शाह या, ठीक है, लखनऊ, हजरत महल, ठीक है, इलाहाबाद, लियाकत अली। इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया? लियाकत अली। कानपुर, कानपुर, तात्या टोपे, ये बाद में आएंगे, पहले जो मुख्य थे वो लिख लो। नाना साहब, कौन? नाना साहब, ठीक है भाई। और इनका दूसरा नाम भी पूछ लिया जाता है, धोंधू पंत। ठीक है, इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि धोंधू पंत अलग थे और नाना साहब अलग थे, दोनों एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति के नाम है दोनों। ठीक है, और ये पेशवा बाजीराव सेकंड जो मराठा साम्राज्य में थे, पेशवा बाजीराव सेकंड, इनके दत्तक पुत्र थे। क्या थे? दत्तक पुत्र। तो मराठा जो पूरा का पूरा साम्राज्य था, जाहिर सी बात है जब अंग्रेज आए तो उसके बाद में ही वो भी खत्म हुआ। तो वहां से आक्रोश में कौन थे? नाना साहब। कारण क्या था कि पेशवा बाजीराव सेकंड के द्वारा इनको अडॉप्ट किया गया था, इनके दत्तक पुत्र थे। ठीक है, और दत्तक पुत्र थे तो मैंने बताया व्यक्तिगत जो सिद्धांत आया था डलहौजी के द्वारा, उसके अनुसार अगर कोई अडोप्टेड चाइल्ड है यानी दत्तक पुत्र है तो उसको उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा, इसलिए मराठा साम्राज्य यहीं खत्म हो गया। ठीक है, ये आगे चल ही नहीं पाए उत्तराधिकारी के रूप में। तो इन्होंने बोला कि चलो जो पेंशन ही दे दो आप मुझे, ठीक है, आप मुझे पेंशन ही दे दो। तो वो पेंशन का भी जो इनका था वो मना कर दी गई ब्रिटिश के द्वारा, इसलिए ये आक्रोश में आए और कानपुर आए, और कानपुर से इन्होंने नेतृत्व किया किसका? 1857 की क्रांति का। ठीक है, इसके बाद में झांसी, कौन भाई? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी,
और खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी सुभद्रा कुमारी चौहान, 6 क्लास में आया करती थी पहले एनसीईआरटी में, अब तो बंद कर दी। ठीक है भाई। तो रानी लक्ष्मीबाई ने कहा नेतृत्व किया? झांसी में। कारण क्या था? जो कारण इनके साथ में था वही कारण सेम इनके साथ में था। इनका भी दत्तक पुत्र था। दत्तक पुत्र था तो जो ब्रिटिश रूल था उसके हिसाब से वो उत्तराधिकारी नहीं बन सकता था। तो रानी लक्ष्मीबाई ने तब इस आंदोलन में भाग लिया था, इस क्रांति में भाग लिया था। और उससे पहले वो जा चुकी थी ग्वालियर। ठीक है। इसमें एक नाम याद रखना है, तात्या टोपे। तात्या टोपे के द्वारा लक्ष्मीबाई का भी साथ दिया गया था और नाना साहब का भी साथ दिया गया था। यानी सबसे पहले तो थे ये झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के साथ में। जब रानी लक्ष्मीबाई की वीरगति हुई तब ये गए किसके पास? तो दोनों तरफ से नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने मिलकर, नाना साहब के भी साथ और रानी लक्ष्मीबाई के भी साथ में। ठीक है, क्लियर है भाई? और क्या है? जगदीशपुर, यहां से थे बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई बाकायदा। ठीक है। और लगे हाथ बात कर लेते हैं अपने भी क्षेत्र की। बागपत। तो बागपत में इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? पता नहीं? पता? बाबा सामल का नाम नहीं सुना तुमने? फिर पता कैसे नहीं तुझे? हाँ भाई, फिर पता नहीं कैसे है? सामल, सामल के द्वारा नेतृत्व किया गया था बागपत में। ठीक है। और अंग्रेजी जो सेना थी, जो सैनिक थे, दिल्ली का पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया था सामल के द्वारा। पूरा रास्ता, जितने भी पुल थे सब के सब तोड़ दिए गए। ठीक है। बहुत अहम भूमिका थी। 3 दिन के अंदर ही बागपत का जो क्षेत्र था ना, उसकी जनता को ये लगने लगा था कि देश आजाद हो चुका है। इतना इतना मतलब इतने बड़े लेवल पर काम किया था सामल ने अपने क्षेत्र में। जनता ने ये सोचा कि देश आजाद हो गया। ठीक है। लेकिन उतनी ही जल्दी फिर क्या हुआ कि बाबा सामल की जब ये पकड़े गए बाबल सामल, तो इनका गला काट दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है। और मतलब एक तो होता है मारना, एक होता है दुर्दशा करना, वो दुर्दशा की गई थी। ठीक है। तो जितने बड़े लेवल पर इन्होंने काम किया था बागपत क्षेत्र में, वो आज भी है। अलग अलग बने तो हुए हैं सब कुछ। एक वो ये है, दहा से जब अग्गा निकले, क्या है वो, जहाँ वो पीपल है जहाँ पे फांसी दी गई थी, बैक साइड में, बैक साइड में, पुसार से बैक साइड में, ITI कॉलेज के सामने, जो भी है। हाँ, बांगडोली से थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा पहले। ठीक है। तो भाई बाबा साहमल ने कहाँ नेतृत्व किया था? बागपत में। कुल मिला के समझ में आ गई ये चीज? आ गई। अब ये जो नेतृत्व थे, यहाँ जो विद्रोह हुआ उसमें दिक्कत क्या हुई? मैं बताया था दक्षिण भारत में ये विद्रोह नहीं फैला। इसके कारण उत्तर भारत में जो अंग्रेज थे उनके द्वारा ये सब कुछ दबा दिया गया। जितना भी नेतृत्व था, जितना भी विद्रोह था, एक एक करके दबा दिया गया। तो दिल्ली में किसके द्वारा दबाया गया था? कोई तो रहा होगा अंग्रेज अधिकारी जिसके द्वारा दिल्ली का विद्रोह दबा दिया गया। कौन था? कौन था भाई? दो का नाम आता है, निकोलसन और हडसन। दोनों ही याद रखने हैं, निकोलसन, हडसन, दिल्ली। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है केवल वे याद रखने हैं बस। कानपुर, कैंपवेल, कानपुर,
कैंपवेल। लखनऊ, ये भी कैंपवेल। ठीक है, पहले कैंपवेल के द्वारा कानपुर का विद्रोह समाप्त किया गया, फिर कैंपवेल को जिम्मेदारी मिली लखनऊ के विद्रोह को शांत करने की। ठीक है, कानपुर से नेतृत्वकर्ता कौन थे भाई? नाना साहब। तो नाना साहब को जब ये मतलब ऐसा हुआ कि उनको ये लगा कि अब इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, तब वो वहाँ से निकले और जंगलों के रास्ते वो चले गए थे नेपाल, और तब से लेकर आज तक उनके बारे में कोई खबर नहीं है। इतना पता है कि वो जंगलों के रास्ते वहाँ से नेपाल चले गए थे। उनके साथ कौन थे? तात्या टोपे। ठीक है, तो तात्या टोपे वहाँ से फिर कहाँ गए? झांसी, रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था। ठीक है, बात आ गई समझ में भाई? तो कैंपवेल के द्वारा 2 जगह विद्रोह समाप्त किया गया था। झांसी, कौन था भाई? ह्यू रोज। कौन था? ह्यू रोज। इसके द्वारा जो झांसी का विद्रोह था वो समाप्त किया गया था। अब समाप्त क्या, उसमें तो रानी लक्ष्मीबाई थी, वो वीरगति को प्राप्त हो गई थी। ठीक है, और अंग्रेज जो वहाँ पे थे अधिकारी, उनके द्वारा बाद में ये बयान दिया गया था कि हमने महिला के वेश में एक वीर को लड़ते हुए देखा था। ठीक है, मतलब कि वो बताई जाना वो बात भी कि अपने पुत्रों को बहाने के लड़ी थी, है ना? तो सब कुछ रियलिटी है, झूठ कुछ नहीं है। ठीक है भाई, इतनी बहादुरी के साथ में लड़ी थी और लड़ते लड़ते ही वीरगति को प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये याद रखने